नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है और इसका नाम है डीप टेक। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। हम सब जानते हैं कि भारत सॉफ्टवेयर का एक सुपर पावर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐप्स और सॉफ्टवेयर बनाना ही काफ़ी है। असली चुनौती तो अब शुरू हो रही है और ये सिर्फ कोड लिखने से कहीं ज़्यादा गहरी है। और इसी चुनौती का जवाब है डीप टेक। मतलब अब बात सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने की नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को जीरो से बनाने की, एंड टू एंड कैपेबिलिटी हासिल करने की है। तो ये डीप टेक आखिर है क्या चीज? सोचिए, ये किसी ऐप में एक नया फीचर जोड़ने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो विज्ञान और इंजीनियरिंग की उन बड़ी खोजों पर आधारित है जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने का दम रखती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या फिर गंभीर बीमारियों का इलाज। चलिए इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। ये डीप टेक और शैलो टेक के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर देती है। जहां शैलो टेक जैसे कि कोई नया ऐप एक नए बिजनेस मॉडल पर फोकस करता है, वहीं डीप टेक का आधार ही कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होता है। इसमें टेक्निकल रिस्क बहुत ज्यादा होता है और इसे बाजार तक आने में सालों, कभी-कभी तो दशकों लग जाते हैं। तो भारत सिर्फ बातें या योजनाएं ही नहीं बना रहा है, जमीन पर असल में काम हो रहा है। चलिए देखते हैं कि भारत के डीप टेक इकोसिस्टम में अभी क्या-क्या रोमांचक चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एआई की। भारत अब सिर्फ दूसरों की बनाई एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि खुद एक एआई बिल्डर बनना चाहता है। इसके लिए सरकार भारी भरकम कंप्यूटिंग पावर को एक तरह की पब्लिक फैसिलिटी बना रही है, ताकि भारत का अपना एक सॉवरेन एआई इकोसिस्टम खड़ा हो सके। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिया एआई मिशन के तहत 34,000 जीपीयू उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जरा सोचिए, ये इतनी जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी अब बड़े और शक्तिशाली एआई मॉडल बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। अगला बड़ा कदम है सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में। यहां भी अब बात सिर्फ योजनाओं से आगे बढ़कर एक्शन पर आ गई है। भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्स अब प्रोडक्शन के बहुत करीब हैं। यह टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब कितना वास्तविक है। 2025 के अंत तक मशीनें लगनी शुरू हो जाएंगी और 2026 के अंत तक भारत में बने पहले कमर्शियल चिप्स की उम्मीद है। यह कदम भारत को ग्लोबल चिप सप्लाई चेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना देगा। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। स्पेस लॉन्च सर्विसेज के प्राइवेटाइजेशन ने इस पूरे सेक्टर को एक नई जान दे दी है, जिसे अब स्पेस 2.0 इकोनॉमी कहा जा रहा है। आज के समय में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग $8.4 बिलियन की है, जो दुनिया के मार्केट का 2% हिस्सा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर बायो मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी तक भारत हर जरूरी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में एक साथ बड़े कदम उठा रहा है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, ये सफर आसान नहीं है। रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं। स्टार्टअप की दुनिया में इन चुनौतियों को वैली ऑफ डेथ यानी मौत की घाटी कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेज है जहां अच्छे अच्छे आइडियाज भी दम तोड़ देते हैं। ये कोटेशन समस्या की जड़ को बिल्कुल सही पकड़ता है। शुरुआती फंडिंग के बाद जब स्टार्टअप्स को असल में बड़ा होने के लिए ग्रोथ कैपिटल की जरूरत होती है, तो उन्हें पैसा ही नहीं मिल पाता। और ये प्रॉब्लम हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए तो और भी बड़ी है। और समस्याएं सिर्फ फंडिंग तक ही सीमित नहीं हैं। एक तरफ सरकारी खरीद के पुराने नियम हैं, जहां अक्सर सबसे सस्ता सामान खरीदा जाता है, सबसे अच्छा नहीं। दूसरी तरफ हमारी लैब्स में जो बेहतरीन रिसर्च हो रही है, वो रिसर्च पेपर्स में ही सिमट कर रह जाती है, कभी बाजार तक पहुंच ही नहीं पाती। और हाँ, हम आज भी बहुत सी जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और एक और बड़ी ही अजीब समस्या है, जिसे कहते हैं ग्रांट लिक्विडिटी ट्रैप। सोचिए, किसी को लॉटरी का इनाम तो मिल गया, लेकिन उस चेक को कैश कराने में महीनों लग जाएं। स्टार्टअप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उन्हें सरकारी ग्रांट तो मिल जाती है, लेकिन पैसा हाथ में आने में इतनी देर हो जाती है कि वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो सवाल यह है कि इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि इन बाधाओं से निपटने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप भी सुझाया गया है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। तो ये रहा समाधान का 5 सूत्रीय ब्लूप्रिंट। पहला, ऐसा निवेश लाना जो लंबे समय तक टिके। दूसरा, सरकारी खरीद में क्वालिटी को प्राथमिकता देना। तीसरा, देश भर में टेस्टिंग लैब्स का एक नेटवर्क बनाना। चौथा, प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स के लिए कंपनी शुरू करना आसान बनाना। और पांचवां,
नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट यानी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तैयार करना। चलिए एक खास समस्या पर थोड़ा और गहरा जाते हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स में हो रहे इनोवेशंस को असल में बाहर बाजार तक कैसे पहुंचा सकते हैं? इसके लिए दो बहुत ही ठोस सुझाव हैं। पहला है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉलिसी, जो किसी प्रोफेसर को अपनी नौकरी छोड़े बिना एक कंपनी को फाउंड करने की इजाज़त देती है। और दूसरा है एक नेशनल आईपी एक्सचेंज बनाना, मतलब एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां सरकारी पैसे से बने पेटेंट जो यूं ही पड़े हैं, उन्हें कोई खरीद कर प्रोडक्ट बना सके। लेकिन इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव चाहिए, वो सरकार की अपनी भूमिका में है। सरकार को सिर्फ ग्रांट देने वाले से आगे बढ़कर एक मार्केट मेकर बनना होगा। मतलब इन नई तकनीकों का पहला और सबसे बड़ा ग्राहक बनना होगा, ताकि एक मार्केट बन सके। तो अंत में सवाल ये उठता है कि ये सब भारत के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस पूरे मिशन में आखिर दांव पर क्या लगा है? जैसा कि ये कोटेशन कहता है, असली बदलाव तभी आएगा जब सरकार सिर्फ पैसा देने वाले की भूमिका से निकलकर एक पार्टनर की तरह काम करेगी, जो रिस्क भी शेयर करे और मार्केट बनाने में भी मदद करे। क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस मिशन की सफलता सीधे तौर पर देश की इकोनॉमिक रेजिलियंस, उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और दुनिया में लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव बने रहने की क्षमता से जुड़ी हुई है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। भारत के लिए असली चुनौती क्या है? सिर्फ नई और बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना लेना, या फिर उस टेक्नोलॉजी के लिए एक ऐसा बाजार भी बनाना जहां वो सच में फल फूल सके? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।